हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास के। हम सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ रहे थे। उस सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसका क्षेत्र विस्तार देखा हमने, और साथ में हमने एक स्थल को वहाँ पे पढ़ा था, उसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो को हमने पढ़ लिया था। आज हम जो उसके अन्य स्थल हैं उन स्थलों को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा सिंधु घाटी के महत्वपूर्ण स्थल। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल। तो इन स्थलों को हम देखेंगे यहाँ पे, और इन स्थलों से किस प्रकार से प्रश्न बनते हैं पहले उसको समझना जरूरी है। जैसे कि ये स्थलों में से एक तो इसके खोजकर्ता से प्रश्न बनता है, और दूसरा नदी से प्रश्न बन जाता है, तीसरा यहाँ से क्या साक्ष्य मिलते हैं उससे प्रश्न बन जाता है, और दूसरा खोजकर्ता के अलावा एक उत्खननकर्ता से भी प्रश्न पूछता है कभी कभी। तो उन सब चीजों को हम यहाँ पे समझने वाले हैं। तो पहला जो स्थान है, हमारा जो स्थल है उसका नाम है चुन्हु। तो चुन्हु एक स्थल है जो वर्तमान कहाँ है, पाकिस्तान में है। तो वर्तमान कहाँ है, ये पाकिस्तान में है। और इसकी खोजकर्ता जो है ये एनजी मजूमदार। तो एनजी मजूमदार के द्वारा इसकी खोज होती है 1930 और 31 में। तो 1930-31 में एनजी मजूमदार के द्वारा क्या होती है, इस चुन्हु की खोज होती है। और जो जिस नदी के किनारे ये स्थित है उस नदी का नाम है सिंधु नदी। तो सिंधु नदी के किनारे पर कौन सा स्थल है, हमारा चुन्हु। और इसके जो उत्खनन करता है उनका नाम है अर्नेस्ट मैके। तो अर्नेस्ट मैके के द्वारा क्या करी जाती है, इसकी खुदाई करी जाती है। अब एक तो खोज करता है और दूसरे है उत्खनन करता, तो दोनों ही अलग व्यक्ति है। एनजी मजूमदार खोज करते हैं, इसके मतलब इसके द्वारा इनको खोजा जाता है, लेकिन उत्खनन का कार्य कौन करते हैं, अर्नेस्ट मैके करते हैं। तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं इसके। अगला जो इस यहाँ से क्या है, चुनौती से आपको साक्ष्य देखने को मिलते हैं। यहाँ से जब खुदाई होती है तो कौन कौन सी चीजें हमको यहाँ से मिलती है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो जो साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं उसमें सबसे पहले मिलता है हमको मन के बनाने का कारखाना। अब मन के बनाने का कारखाना क्या है, मन के होते क्या है कि जो आभूषण ये कह सकते हैं इसको, या सजने संवरने के जो होते हैं। जैसे आज भी देखते हैं हम कई सारी जो महिलाएं क्या पहनती हैं, आभूषणों का प्रयोग करती हैं। तो उसी प्रकार से जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, यहाँ पे मन के देखे जाते थे। तो ये एक स्पेशल जो पत्थर हुआ करता था उससे बनते थे। जैसे क्या कहते हैं, जिस प्रकार से आज हम रत्नों को देखते हैं उसी प्रकार से एक होता था। इस उस पत्थर से क्या बनाए जाते थे, मन के बनाए जाते थे। तो इस मन के बनाने का कारखाना हमको कहाँ से मिलता है, इस चुन्हु से मिलता है। और साथ में क्या मिलता है, यहाँ से एक लिपस्टिक के साक्ष्य देखने को मिलते हैं। अब लिपस्टिक का जो वर्तमान प्रचलन हम देखते हैं, इस लिपस्टिक का क्या है, इतिहास हमारे सिंधु घाटी सभ्यता से ये जुड़ा हुआ है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता से इस लिपस्टिक की कहानी शुरू होती है, और आज आप वर्तमान में देख ही सकते हैं इसकी कहानी किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। और साथ में देख सकते हैं कि आप एक पीतल की एका गाड़ी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, पीतल की एका गाड़ी यहाँ पर हमको देखने को मिलती है। तो क्या क्या मिलता है, मन के बनाने का कारखाना, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मन के बनाने का कारखाना यहाँ से मिल रहा है, और दूसरा यहाँ से लिपस्टिक मिल रही है, और तीसरा यहाँ से पीतल की एका गाड़ी मिलती है। तो आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे से मन के बनाने का कारखाना। तो ये चुन्हु से हमारा महत्वपूर्ण जो ध्यान में रखना है वो रखना है आपको, मन के बनाने का कारखाना। अगला स्थल है लोथल। अब लोथल जो है ये हमारे गुजरात में स्थित है, और गुजरात में स्थित होने के बजाय ये 1954 में इसकी खोज होती है। 1954 में रंगनाथ राव के द्वारा इसको खोजा जाता है। किसके द्वारा खोजा जाता है, रंगनाथ राव के द्वारा इसको खोजा जाता है। अब एक नदी है, इस नदी का नाम है भोगवा नदी। तो भोगवा नदी के किनारे पर कौन सा स्थल हमारा, लोथल स्थित है। और साथ में जो यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, एक गोदीबाड़ा या बंदरगाह जिसको हम कहते हैं वो मिलता है यहाँ से। अब ये जो बंदरगाह या गोदीबाड़ा है, ये हमारा हड़प्पा सभ्यता का सबसे इन स्थलों में सबसे बड़ा स्थल माना जाता है ये गोदीबाड़ा। अब गोदीबाड़ा तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अभी इसको 40वें नंबर पे यूनेस्को एक संस्था है जो यूएनओ की संस्था है, वो क्या करती है, किसी भी देश का जो उसमें ऐतिहासिक चीज़ें हैं या उनकी सांस्कृतिक चीज़ें हैं, तो उनको क्या करती है, वो एक संरक्षण का कार्य करती है, उनको संरक्षित करती है। तो उसमें हमारे भारत के भी कई सारे स्थलों को उन्होंने क्या किया है, संरक्षित किया है, विश्व धरोहर के रूप में उसको संरक्षित किया है। तो इस गोदीबाड़ी को भी क्या करा गया है, अभी 40वें नंबर का विश्व धरोहर की सूची में शामिल करा गया है भारत का। तो ये महत्वपूर्ण है। अगर इससे क्वेश्चन बनेगा तो बन सकता है कि कौन से स्थल को हड़प्पा का विश्व धरोहर में शामिल किया गया है। तो आपको ध्यान में रखना है, इस गोदीबाड़ी को अभी 40वें नंबर का विश्व हेरिटेज बनाया गया है। क्या बनाया गया है, विश्व धरोहर बनाया गया है 40वें नंबर का इस बंदरगाह को। और ये बंदरगाह कहाँ है, लोथल का बंदरगाह। तो ये बंदरगाह आपको इस लोथल से आपको ध्यान में रखना है। दूसरा, इस लोथल से हमको घोड़े की मरण मूर्ति मिलती है। क्या मिलती है, घोड़े की मरण मूर्ति मिलती है। इसके साथ में हमें चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य यहाँ से देखने को मिलते हैं। किस चीज के साक्ष्य मिलते हैं, चावल और बाजरे के प्रथम साक्ष्य देखने को मिलते हैं। तो इसके अलावा, इस चावल और बाजरे के अलावा यहाँ पे चक्की के 2 पार्ट मिलते हैं, और पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य मिलते हैं। तो एक पंचतंत्र की काफी क्या है प्रचलित कहानी है।
तो उस कहानी से जुड़ी हुई एक पंचतंत्र की चालाक लोमड़ी के साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? इस लोथल गुजरात से मिलते हैं। तो इस लोथल से आपको ध्यान में रखना है, एक तो है कि नदी याद रखनी है आपको, और दूसरा इस गोदीबाड़ी को ध्यान में रखना है। इसको 40वां नंबर का भी क्या बनाया गया है, विश्व धरोहर सूची में शामिल करा गया है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इस लोथल से। और अन्य चीज़ों को आप लिख सकते हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें गोदीबाड़ा आ जाता है हमारा। 40वां नंबर का विश्व धरोहर बनाया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नदी ध्यान में रखनी है और रंगनाथ राव का नाम याद रखना है, क्योंकि ये इसके क्या है, खोज करता है। अगला स्थान आ जाता है हमारा बनावली। अब बनावली क्या है, ये हरियाणा में स्थित है अभी वर्तमान में। तो वर्तमान कहाँ है, हरियाणा में है। खोज होती है 1973 में इसकी, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा। किसके द्वारा? रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा 1973 में खोज करता है इसके। और नदी है घग्गर नदी। तो घग्गर नदी के किनारे पे कौन सा स्थल है, बनावली है। और साक्ष्य जो देखने को मिलते हैं इस बनावली से, मिट्टी का हल मिलता है यहाँ से। तो ये बेहद महत्वपूर्ण है हमारा कि यहाँ से एक मिट्टी का बना हुआ क्या मिलता है, हल मिलता है। अब ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मिट्टी का हल कहाँ से प्राप्त होता है, तो आपको ध्यान में रखना है बनावली से हमको एक मिट्टी का हल प्राप्त होता है। और साथ में यहाँ से क्या देखने को मिलते हैं, सरसों के ढेर। अब सरसों जो है हमारे, इस सरसों का क्या मिलता है, यहाँ से एक ढेर मिलता है। इसके अलावा जो एक इससे महत्वपूर्ण चीज, इसके जो विशेषता इस बनावली की है कि यहाँ नाली व्यवस्था का अभाव मिलता है। क्या मिलता है, नाली व्यवस्था का अभाव मिलता है। जैसे कि अगर हम सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ते हैं तो उसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि आपने एक तो भवन निर्माण की कला के लिए, और दूसरा वहाँ का पानी का जो सिस्टम था उनका, वो किस प्रकार से वो नाली व्यवस्था है, उसकी जो नाली व्यवस्था सिस्टम था वो किस प्रकार से वो बनाते थे, इसलिए इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है। लेकिन एकमात्र स्थल है बनावली जहाँ हमको क्या मिलता है, नाली व्यवस्था का क्या मिलता है, अभाव मिलता है। तो ये नाली व्यवस्था का अभाव हमें बनावली से मिलता है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि अन्य स्थलों में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे हमें नाली व्यवस्था बहुत अच्छी मिलती है, और घरों का जो बनाने का उनका तरीका था 90 डिग्री पे ग्रिड सिस्टम को क्या बना देते, घरों को बनाते थे। लेकिन एकमात्र स्थल जहाँ हमें नाली व्यवस्था का अभाव देखने को मिलता है, नाली व्यवस्था यहाँ पे नहीं पाई जाती है। और मिट्टी के बर्तन यहाँ से मिलते हैं हमको, किस चीज़ के, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं इस बनावली से। साथ में यहाँ से तांबे के बने हुए क्या मिलते हैं, बाण मिलते हैं। यानी बाणाग्र मतलब तांबे से बने हुए बाण मिलते हैं, और मिट्टी के बर्तन आदि, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से मिलती हैं। तो ये दो बार हो गया यहाँ पे, इसको आपको हटा देना है यहाँ से, क्योंकि मिट्टी के बर्तन हम ऑलरेडी यहाँ पे आगे लिख चुके हैं। तो हमको क्या क्या मिलते हैं यहाँ से, नाली व्यवस्था का अभाव मिलता है, मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तांबे के बाण मिलते हैं, और मिट्टी का हल मिलता है, सरसों के ढेर मिलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और नदी याद रखनी है, घग्गर नदी है, रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा क्या करी जाती है, खोज करी जाती है, और वर्तमान कहाँ पे है, हरियाणा में स्थित है। अगला स्थान है हमारा कालीबंगा। अब कालीबंगा जो है ये राजस्थान में स्थित है। इसकी खोज करता 1951 से 53 में इसकी खोज होती है। अब ये डेट यहाँ पर दो इसलिए लिखी गई है कि अलग अलग डेटा हमको देखने को मिलते हैं। डेट यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंपॉर्टेंट है खोजकर्ता अमलानंद घोष के द्वारा क्या करी जाती है, इसकी खोज करी जाती है। और नदी जो है यहाँ पे, प्राचीन इस नदी का नाम क्या था, सरस्वती नदी बोला जाता था इसको प्राचीन, लेकिन वर्तमान इसको घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। वर्तमान किस नाम से जाना जाता है, घग्गर नदी के नाम से जाना जाता है। तो ये कालीबंगा कहाँ पे स्थित है, इस घग्गर नदी के किनारे पे स्थित है, और ये अमलानंद घोष के द्वारा यहाँ पे क्या होती है, इसकी खोज करता है। अब जो कालीबंगा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। तो इसके जो शाब्दिक अर्थ से भी कभी प्रश्न बन जाता है कि कालीबंगा का क्या अर्थ होता है, तो आपको बताना है कि काली रंग की चूड़ियाँ या काली चूड़ियाँ। अब जो यहाँ से साक्ष्य मिलते हैं, साक्ष्य में आ जाते हैं जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। किसके, जुते हुए खेत के साक्ष्य मिलते हैं। एक तो यहाँ से प्रत्येक तीसरे घर के सामने कुएं के साक्ष्य मिलते हैं। तो जो यहाँ पे घर बने हुए थे, हर तीसरे घर के आगे क्या मिलते हैं, कुआं बना हुआ था यहाँ पे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है इसकी, प्रत्येक तीसरे घर के सामने हमको क्या देखने को मिलता है, कुआं बना हुआ मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे 3 प्रकार के शवादान देखने को मिलते हैं। अब 3 प्रकार के शवादान कौन कौन से हैं, नंबर 1 आ जाता है आंशिक शवादान, पूर्ण शवादान, दाह संस्कार। तो 3 प्रकार के शवादान हमको यहाँ पे देखने को मिलते हैं इस कालीबंगा से। और कालीबंगा के लिए एक डॉक्टर दशरथ शर्मा है, इनके द्वारा एक कथन कहा गया है। कथन क्या कहा गया है कि इन्होंने कहा कि हड़प्पा की तीसरी राजधानी है, यानी हड़प्पा की तीसरी राजधानी बताते हैं इस कालीबंगा को कौन, डॉक्टर दशरथ शर्मा बताते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके द्वारा हड़प्पा को तीसरी राजधानी कहा गया है, तो आपको ध्यान में रखना है कि दशरथ शर्मा के द्वारा इसको तीसरी राजधानी कहा गया है कालीबंगा को। अगला स्थान है हमारा सुरकोटदा। सुरकोटदा ये हमारे वर्तमान गुजरात में है। और एक और स्थान मतलब स्थल है जो हड़प्पा का, जिसका हम बोलते हैं सुतका गेंडर। सुतका गेंडर है पाकिस्तान में, और सुरकोटदा है हमारे गुजरात में। तो दोनों स्थलों को आपको थोड़ा अंतर भी आपको समझना है, क्योंकि नाम थोड़ा थोड़ा क्या लगते हैं, एक जैसे लगते हैं। अब सुरकोटदा जो है गुजरात में स्थित है, और गुजरात में क्या होता है 1964 में क्या करी जाती है, जगपति जोशी के द्वारा इसकी
खोज करी जाती है। तो जगपति जोशी के द्वारा इसको खोजा जाता है 1964 में। और यहाँ से मिलने वाले जो साक्ष्य हैं, घोड़े की अस्थियां मिलती हैं। यहाँ से क्या मिलती है? घोड़े की अस्थियां मिलती हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, घोड़े की अस्थियां तो यहाँ से मिलती है, परंतु ये जो लोग हैं ये घोड़े से क्या थे? अपरिचित थे। यानी परंतु ये लोग घोड़े से अपरिचित थे, यानी इनको घोड़े के बारे में जानकारी नहीं थी इन लोगों को। लेकिन इसके बाद भी हमारा एकमात्र ये सुरकोटदा ऐसा स्थान है जहाँ से क्या मिलते हैं? घोड़े की अस्थियां मिलती हैं। तो घोड़े की अस्थियां इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग हैं ये क्या है? घोड़े से अपरिचित है, घोड़े को नहीं पहचानते हैं, लेकिन उसके बाद भी यहाँ से घोड़े की अस्थियां मिलते हैं। तो इसमें अन्य कई सारे जो इतिहासकार हैं उनका अलग अलग मत है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से क्या मिलती है? घोड़े की अस्थियां मिलती है। तो एक सुरकोटदा से जो बनने वाला प्रश्न होता है वो यही बनता है कि घोड़े की अस्थियां कहाँ से मिलती है? तो घोड़े की अस्थियां हमें गुजरात के इस सुरकोटदा से मिलती है। और दूसरा आपको ध्यान रखना है कि यहाँ से सैंडो सभ्यता के विनाश के साक्ष्य मिलते हैं। यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके जो विनाश के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? आपको इस सुरकोटदा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? सुरकोटदा से आपको सैंडो सभ्यता के विनाश के साक्ष्य मिलते हैं। अगला स्थान है हमारा रोपड़। अब रोपड़ क्या है? ये पंजाब में स्थित है वर्तमान, और इसकी खोज होती है 1950 में। यानी जो खोज होती है 1950 में ये होती है बीबी लाल के द्वारा। बीबी लाल के द्वारा इसको खोजा जाता है 1950 में। उत्खनन का कार्य करते हैं हमारे 1956 में यज्ञदत्त शर्मा। कौन करते हैं? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा इसको 1956 में इसकी खुदाई स्टार्ट करी जाती है। और ये एकमात्र ऐसा स्थान है जो स्वतंत्रता के बाद हमको आगे मिलता है। यानी स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थल है रोपड़, यानी स्वतंत्र भारत में प्रथम उत्खनित क्षेत्र है। तो महत्वपूर्ण स्थल है क्योंकि यहाँ पर डेट इसकी महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि ये आज़ादी के बाद से पहला स्थल है जिसको खोजा जाता है 1950 में। और आप देख सकते हैं इसके बाद फिर 1964 में ये सुरकोटदा खोजा गया, और ये 51 में खोजा गया। अब यहाँ पर सबसे पहले ये 50 में कौन खोजा जाता है? रोपड़ खोजा जाता है। आपको ध्यान में यही चीज़ रखनी है यहाँ से। और दूसरा यहाँ के साक्ष्य। अब साक्ष्य क्या मिलते हैं इस रोपड़ से? मानव के साथ कुत्ते के शवदान के साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ पे क्या मिलते हैं? मानव के साथ कुत्ते के शवदान के साक्ष्य मिलते हैं। यानी क्या करा गया था? मनुष्य के साथ कुत्ते को भी दफनाया गया था यहाँ पे। तो मानव के साथ कुत्ते के शवदान के क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। और साथ में एक तांबे की कुल्हाड़ी मिलती है, यहाँ से तांबे से बनी हुई कुल्हाड़ी मिलती है। और जो रोपड़ है ये नदी है यहाँ पे सतलुज। तो यहाँ भी आपको ध्यान में रखना है कि रोपड़ से सतलुज नदी के किनारे पे ये स्थित है ये रोपड़ स्थान, और वर्तमान ये कहाँ पे है? पंजाब में है। तो ये हमारा हड़प्पा का 6 नंबर का स्थल है। अगला स्थल है हमारा धौलावीरा। तो सिंधु घाटी सभ्यता का 7वां स्थल आता है धौलावीरा। और धौलावीरा वर्तमान हमारा कहाँ है? गुजरात में स्थित है। इसकी खोज होती है 1967-68 में। और खोजकर्ता कौन है? जगपति जोशी। तो जगपति जोशी के द्वारा ये धौलावीरा की खोज होती है 1967 और 68 में। साथ में जो इसके उत्खनन करता है उनका नाम है RS बिस्ट। RS बिस्ट के द्वारा 1997 में क्या होती है? इसका उत्खनन का कार्य किया जाता है। तो पहले तो धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। खोज होती है 1967-68 में। और किसके द्वारा होती है? जगपति जोशी के द्वारा उसकी खोज होती है। उत्खनन करता कौन है इसके? RS बिस्ट। और कब करते हैं? 1997 में। तो ये 3-4 चीजें आपको याद रखनी है। एक तो ये जो जगपति जोशी है ये खोज करते हैं, और उत्खनन कौन कर रहे हैं? RS बिस्ट के द्वारा इसका क्या किया जा रहा है? उत्खनन का कार्य किया जा रहा है। और जो इसकी एक विशेषता है इस धौलावीरा की, ये इसे सैंडो सभ्यता का सबसे सुंदर नगर माना जाता है। यानी जो हड़प्पा का हमारा संपूर्ण स्थल है उन स्थलों में सबसे सुंदर किसको माना जाता है? इस धौलावीरा को माना जाता है। तो ये इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसका सभी नगरों में क्या है? एक सुंदर नगर माना जाता है इसको, धौलावीरा को, सारे हड़प्पा स्थलों में। इसके अलावा जो नदी यहाँ पे है धौलावीरा के, वहाँ पे मानसर और मानहर नदी के किनारे पे ये क्या है? स्थित है धौलावीरा। कहाँ पे? मानसर और मानहर नदी के किनारे पे स्थित है। अब जो धौलावीरा से हमको साक्ष्य मिलते हैं उसमें क्या मिलते हैं हमें? यहाँ विश्व के सबसे प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य मिले हैं हमको। क्या मिले हैं? विश्व के सबसे प्राचीनतम स्टेडियम, यानी विश्व के सबसे प्राचीनतम स्टेडियम के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो धौलावीरा से हमको ये देखने को मिलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक सूचना पट भी हमको क्या देखने को मिलता है? एक सूचना पट का भी साक्ष्य यहाँ पे देखने को मिलता है। तो जब सबसे इंपॉर्टेंट जो साक्ष्य हो जाता है ये स्टेडियम वाला हो जाता है इसका, क्योंकि ये विश्व का सबसे प्राचीनतम क्या है? स्टेडियम है। इसके साक्ष्य हमको कहाँ से मिलते हैं? इस धौलावीरा से मिलते हैं। तो ये था हमारे जो हड़प्पा कालीन स्थल थे इसका अंतिम स्थल है। अब कुछ अन्य जो विशेषताएं हैं इन स्थलों की उसको हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं। उसको हम यहाँ पे नोट के तौर पे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम तो एक क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सैंडो सभ्यता के क्या है सबसे बड़े स्थल है उनको देखते हैं। यानी क्षेत्रफल में जो सबसे ज्यादा बड़े हैं उन स्थलों को देखते हैं कि कौन सा सबसे बड़ा है। एक है ये गनेड़ीवाल, सबसे बड़ा स्थल है, ये पाकिस्तान में है वर्तमान। इसके अलावा इसके बाद से आता है हड़प्पा, दूसरे नंबर पर हड़प्पा आता है। फिर आ जाता है मोहनजोदड़ो, इसके बाद आता है धौलावीरा, धौलावीरा के बाद आता है राखीगढ़ी, और राखीगढ़ी के बाद आता है हमारा कालीबंगा। तो ये स्थल क्या है?
क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े स्थल है इस सैंधव सभ्यता के, यानी कि इसमें गनेडीवाल है, फिर हड़प्पा है, फिर मोहनजोदड़ो है, फिर धौलावीरा है, फिर राखीगढ़ी है, इसके अलावा कालीबंगा। तो ये स्थल कहाँ है हमारे क्षेत्रफल में सबसे बड़े स्थल हैं। इसके बाद आ जाते हैं जनघनत्व के आधार पर सबसे बड़े स्थल। अब जनघनत्व का क्या मतलब है कि जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या क्या करती थी, निवास करती थी, तो उसके आधार पर मोहनजोदड़ो में सबसे ज़्यादा क्या करती थी, जनसंख्या निवास करती थी उस टाइम में, यानी मोहनजोदड़ो में सर्वाधिक जनघनत्व पाया जाता था। उसके बाद से हड़प्पा में पाया जाता था, हड़प्पा के बाद से फिर गनेडीवाल में पाया जाता था, फिर धौलावीरा में पाया जाता था, इसके बाद से राखीगढ़ी होगी, राखीगढ़ी के बाद से हमारा कालीबंगा हो गया। तो ये क्या है, हमारे जनघनत्व के आधार पर सबसे बड़े स्थल है किसके, इस हड़प्पा के। अब जो इस हड़प्पा जो सभ्यता हमने इसकी बात करी, तो इसमें एक लिपि हमको देखने को मिलती है जिसे हम क्या बोलते हैं, भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं। तो इस सैंधव सभ्यता लिपि को पढ़ने वाले प्रथम जो प्रयास किया, जिसके द्वारा प्रथम प्रयास करा गया इस लिपि को पढ़ने का, उनका नाम था वेडन महोदय। तो वेडन महोदय के द्वारा क्या करा जाता है, सर्वप्रथम प्रयास किया जाता है इस लिपि को पढ़ने का। और जो नटवर झा है, ये प्रथम भारतीय हैं जिन्होंने क्या करा, इस लिपि को पढ़ने का क्या करा, प्रयास करा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये दो चीजें यहाँ पे। इस लिपि को सर्वप्रथम पढ़ने का प्रयास किसके द्वारा करा जाता है, वेडन महोदय है। और भारतीय कौन है, नटवर झा कौन है, ये भारतीय है जिनके द्वारा इस लिपि को पढ़ने का प्रयास किया गया। इसके अलावा जो सैंधव समाज था वो कैसा समाज था, एक मात्र सत्तात्मक समाज था। ऐसा माना जाता है कि ये मात्र सत्तात्मक क्या था, एक समाज था इन हड़प्पा वासियों का। और दूसरा इनका जो पवित्र पशु हुआ करता था उसका नाम क्या था, कुबड़ वाला बैल। तो एक ये क्या था, एक बैल था जिसको क्या कहते हैं, कुबड़ वाला बैल, जो सबसे पवित्र माना जाता था, क्योंकि इनकी मोहरों पे इसका अंकन यहाँ पे देखने को मिलता है। इसलिए माना जाता है कि जो ये पवित्र पशु मानते थे, ये कुबड़ वाले बैल को क्या मानते थे, अपना पवित्र पशु के रूप में मानते थे। और उर्वरता की देवी ये मातृ देवी को मानते थे। किसको मानते थे, इस मातृ देवी को ये उर्वरता की देवी मानते थे, ये हड़प्पावासी या ये सैंधव सभ्यता के लोग। तो ये हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे सिंधु घाटी सभ्यता के जो भी स्थल थे ये कंप्लीट हो चुके हैं। इससे पहले हमने सारी चीज़ें इसमें कर ही ली हैं। अब हम जो देखेंगे इसमें अगला टॉपिक देखेंगे। आज के लिए हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है और इस टॉपिक से हमारे कुछ प्रश्न आपसे भी पूछते हैं इसमें। जैसे कि आज का पहला प्रश्न है कि मिट्टी का हल हमको कौन से स्थान से मिला है, और दूसरा आपको बताना है कि जो नाली का अभाव देखा गया वो कौन से स्थान से देखा गया। तो ये दो प्रश्न आपको कमेंट बॉक्स में लिखने हैं। इसके अलावा आपके कोई अन्य प्रश्न है तो वो भी आप पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।